हेलो दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो है जहां पर हम दो मार्केट प्लेस कंपनीज को, ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दो कंपनीज कॉम्पिटिटर्स है एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, तो डेफिनेटली दे आर कॉम्पिटिटर्स। असेट लाइट मॉडल है दोनों का एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, तो ऑब्वियसली असेट लाइट होना पड़ता है कंपनीज को। बट कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, कैसा वैल्यूएशन है, क्या नंबर्स है दोनों बिजनेसेस के, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वो दो कंपनीज है इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश का इससे पहले हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक ज़रूर दे दूंगा। उसमें हमने इंडिया मार्ट के बिजनेस को बहुत डिटेल में जो है वो कवर किया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक बिजनेस मॉडल कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेन जो मोटिव है हमारा वो इंडिया मार्ट को कंपेयर करना है विद जस्ट डायल। तो इंडिया मार्ट का अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। शुरुआत हम करेंगे इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल समझ के, बिकॉज अगर आपने हमारा चैनल फॉलो किया है तो आपको डेफिनेटली इससे पहले अगर आपने ये वीडियो देखा है इंडिया मार्ट से रिलेटेड, तो आपको इस टॉपिक में इन्वॉल्व होने के लिए ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड इंडिया मार्ट फर्स्ट। तो इंडिया मार्ट जो है वो एक ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है, राइट। इस तरीके से इनके वेबसाइट्स दिखते हैं एंड इनकी मोबाइल ऐप भी है। मेजॉरिटी ट्रैफिक अब ऑब्वियसली लाइक मोस्ट बिजनेसेस इन इंडिया जो ऑनलाइन फंक्शन करते हैं, उनका मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से ही आता है। तो इंडिया मार्ट एक सप्लायर्स और बायर्स के बीच में इंटरमीडियरी पार्टी है एंड ये फैसिलिटेट करती है बिजनेसेस को बाय ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज। हर तरीके की B2B सर्विस इनके वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक डायग्राम था जो अच्छे से सम अप करता है कि इंडिया मार्ट का बेसिकली जो काम है वो क्या है। तो ये जो मिडिल एरिया है यहाँ पर, दिस इज वेयर इंडिया मार्ट फंक्शंस, दिस इज द बायर एंड दिस इज द सप्लायर। तो इनके बीच में एक मीडिएटर है एंड क्लाउड टेलीफोनी, CRM, लीड मैनेजर, वेरिफिकेशन एंड एम्पैनलमेंट, एनरिचमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया मार्ट बेसिकली करता है। एंड जो इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से जो पैसा इंडिया मार्ट कमाता है वो सिर्फ सप्लायर्स से कमाता है, राइट। सिर्फ सप्लायर्स से पैसे उनको मिलते हैं, बायर्स से इनका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। तो सप्लायर्स को लिस्ट होना है एंड प्रायोरिटी सेक्शन पर आना है, जब सर्च किया जाए तो उनको पैसे देने होते हैं। दैट इज बेसिकली हाउ इंडिया मार्ट अर्न्स मनी। तो प्रीमियम नंबर सर्विस जैसी सर्विस हो गई, बाय लीड कंजम्पशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया मार्ट प्रोवाइड करता है टू द सप्लायर्स। जबकि जो बायर है वो कॉल SMS के उनको सारे जो कॉल्स करना है अगर किसी स्पेसिफिक सप्लायर को, तो वो सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। चैट करना है, ईमेल करना है, अगर रिक्वेस्ट फॉर कोट देना है, RFQ जिसे कहते हैं, तो वो भी बायर इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर कर सकता है। लेकिन जो अर्निंग मॉडल है वो पूरा सप्लायर फोकस्ड अर्निंग मॉडल है। तो इस तरीके के सर्विसेज इंडिया मार्ट देता है। अगर कोई बायर्स, सेट ऑफ बायर्स अगर है तो उनको क्या सर्विसेज मिलती है इंडिया मार्ट पे, उनको एक बहुत ही डाइवर्स सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बायर का एडवांटेज ये है कि बहुत सारे सप्लायर्स इंडिया मार्ट पर है एंड सप्लायर्स को इंडिया मार्ट पर आने का रीजन ये है कि बहुत सारे बायर्स इंडिया मार्ट पर आते हैं। इसी को हम नेटवर्क मोट कहते हैं, नेटवर्क इफेक्ट, अगर जिसे हम कहते हैं कि एक काफी मेजर मोट होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो वो इंडिया मार्ट के पास डेफिनेटली है। ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस में दे डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर। तो जो बायर्स है उनको डाइवर्स सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स मिलते हैं। यहाँ पर मल्टीलिंगुअल सर्च है, AI ड्रिवन मैच मेकिंग है, क्योंकि अगर आप एज अ बायर इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सर्च से रेलेवेंट चीज़ें ही आपको शो अप हो। तो उस पर भी काम करना ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट को। तो वो है इनकी वेबसाइट पर स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी बायर्स के लिए अवेलेबल है। सप्लायर्स को इंडिया मार्ट क्या करता है, जहाँ से पैसे ज़्यादा आते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली आपको सर्विसेज भी वैसी देनी होंगी, राइट। तो वेब स्टोर फ्रंट है एक 24/7 जो चलता है। RFQ बाय लीड है, तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का प्लान आप सब्सक्राइब करते हो एज अ सप्लायर ऑन इंडिया मार्ट, उस हिसाब से वो एक कह सकते हैं कि कंफर्म्ड सेट ऑफ लीड्स भी देते हैं वो, जहां पर दे कन्वर्ट सम ऑफ द लीड्स फॉर यू, ताकि आपको वो बायर से डायरेक्ट अप्रोच आप कर सको। तो क्लाउड टेलीफोनी भी यहाँ पर अवेलेबल है, अकाउंटिंग सॉल्यूशंस है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सर्विसेज भी इंडिया मार्ट अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड करता है।
तो जो सप्लायर के प्लान्स है वो किस तरीके के हैं इंडिया मार्ट पर, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। अब ये सारे प्लान्स लगभग 1 साल पहले के हैं, इसमें थोड़ा सा प्राइस रिविजन शायद हो चुका होगा, बट जो डेटा अवेलेबल था उसके हिसाब से इस तरीके के प्लान्स करंटली उनके हैं। जो सबसे बेसिक प्लान है जिसमें एक मिनी डायनामिक कैटलॉग मिलता है, उसमें 1 ईयर की फ़ी सप्लायर को चार्ज करता है इंडिया मार्ट ऑफ 25,000 रुपीज़। तो उस हिसाब से आपको वीकली 10 लीड्स मिलते हैं, डेली की 1 लीड मिलेगी। कुछ एडिशनल सर्विसेज भी मिल सकते हैं कि हायर लिस्टिंग, पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें। क्योंकि एक तो इंडिया मार्ट पर रजिस्टर्ड सप्लायर्स बहुत सारे, पेइंग सप्लायर्स कम है, तो ऑब्वियसली उनका एफर्ट यही होता है कि जो भी सप्लायर लिस्टेड है उसको पेइंग सप्लायर में कन्वर्ट किया जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ें वो देते हैं जिससे हायर लिस्टिंग उनकी हो सके, एंड जो पैसे उन्होंने भरे हैं उससे रिलेटेड उनको कुछ बेनिफिट वहाँ पर हो सके। तो इस हिसाब से सारे प्लान्स हैं इनके। जितना आप ज़्यादा पे करोगे उतना कोई सर्विसेज इंडिया मार्ट ज़्यादा देगा, या फिर नंबर ऑफ़ वीकली लीड्स जो है वो बढ़ जाएंगे, डेली के लीड्स जो है वो शायद बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो पैकेजेस है वो डिपेंड करते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज है दैट इवन गोज अप टू ₹9 लाख टू 10 लाख पर एनम। तो बिजनेसेस को ऑब्वियसली उस तरीके का बेनिफिट होता होगा, दैट इज व्हाई दे आर ऑप्टिंग फॉर सच हायर पैकेजेस, राइट। तो अब बात करते हैं कुछ बिजनेस स्पेसिफिक चीज़ों की। लाइक आई सेड, अगर आपको इंडिया मार्ट को और डिटेल में जानना है तो उसका डिटेल्ड वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। करंटली अगर हम देखें कि उनके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर अगर हम जाएं, जहां पर हमें आगे चलकर कंपैरिजन करना है विद जस्ट डायल, तो हम यहां पर दिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज, राइट। तो हो ऐसा रहा है यहाँ पर कि एक तो जितने टोटल सप्लायर्स है इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर, उसमें से सिर्फ 2.68% आर द पेइंग सप्लायर्स, राइट। बाकी सारे सप्लायर्स ने अपनी लिस्टिंग करा रखी है बट उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटी सर्च उनको इनेबल्ड नहीं होगा। बट जो पे कर रहा है उनके जो सर्च के रिजल्ट्स है वो प्रायोरिटी पर दिखेंगे जब कोई बायर किसी चीज़ को सर्च करने जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पेड सप्लायर्स टू टोटल सप्लायर वेबसाइट पे काफ़ी लो है। ये मोर और लेस इंडियन बिजनेसेस का कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर लो ही होता है, एंड 3% का मार्क अब तक कभी ये क्रॉस नहीं किया है। सो 97% ऑफ द सप्लायर्स जो इंडिया मार्ट पर है वो करंटली फ्री यूजर्स है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू की जहाँ तक बात आती है, तो जो टॉप 1% सप्लायर्स है कंपनी के, जो लगभग 2000 के आसपास के उनके ये कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, तो उनसे कंपनी को 17% ऑफ टोटल रेवेन्यू मिल रहा है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ओवर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सप्लायर्स या फिर कस्टमर्स फॉर द कंपनी वो ज़्यादा है। टॉप 10 जो कस्टमर्स है उनसे कंपनी को 48% रेवेन्यू आ रहा है। तो क्लियरली जो हायर पेइंग सप्लायर्स है वो सारे, उनका अगर हम एक ग्रुप बना दे तो वो कंपनी के रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक और बात आती है एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की। इंडिया मार्ट जैसी कंपनी है जिनका मेन बिजनेस इसी पर डिपेंडेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स को पेड सप्लायर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसे में आपकी सेल्स टीम स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल्स टीम विल मार्केट योर प्रोडक्ट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स को वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कन्वर्ट होते हो इनटू पेड सप्लायर तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि जो ईयरली स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की वो 13% CAGR से बढ़ रही है। कोविड के टाइम्स पर FY21 में ये एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। हो सकता है कि कंपनी ने बहुत लोगों को अपने पेरोल से तब निकाला हो, बट देन जब ग्रोथ दिखनी वापस शुरू हो गई तब दे हैव एक्सीलरेटेड द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑन देयर पेरोल। क्वार्टरली भी अगर हम देखें तो क्वार्टरली भी जो ट्रेंड है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का जो पेरोल है यही उनका सबसे मेन खर्चा है, क्योंकि जो असेट लाइट मॉडल है वो तो कंपनी ने बना दिया। अब उसमें कोई ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसा आपको बहुत बड़ा मेंटेनेंस करना है या फिर बहुत बड़ा केपेक्स करना है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कंपनी का मेन खर्चा इसी पर आता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके पैसे देना, क्योंकि इन सब्सटेंस ये एक टेक कंपनी है, एक नॉर्मल IT कंपनी जैसी होती है वैसी टेक कंपनी है। तो जो सेल्स एंड सर्विस टीम है वो डिवाइड की गई है इनटू क्लाइंट एक्विजिशन एंड क्लाइंट सर्विसिंग। हम यहाँ पर कंपनी के रोल पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात कर रही है, उनकी सेल्स टीम की बात कर रहे हैं। सो एम्प्लॉयज़ जो है वो आइदर ऑपरेट करते हैं ऑन द फील्ड और ऑन द टेलीफोन। एंड क्लाइंट एक्विजिशन साइड पर पोस्ट कोविड कंपनी ने कुछ आउटसोर्सिंग भी स्टार्ट किया है। तो कंपनी ने जिस एजेंसी को आउटसोर्सिंग किया है वो कंपनी के लिए क्लाइंट एक्विजिशन का काम करते हैं, लेकिन क्लाइंट सर्विसिंग का जो काम है वो कंपनी के अपने रोल पर जो एम्प्लॉयज़ है वो ही करते हैं। करंटली अब इंडिया मार्ट ने फ्रेंचाइजी देना भी शुरू कर दिया है, एंड करंटली जो आउटसोर्स टीम है
वो लगभग 50% ऑफ द न्यू क्लाइंट्स जो इंडिया मार्ट के लिए वो अक्वायर करके देती है कंपनी को। अब बात आती है एक और क्वालिटेटिव चीज़ की जो फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टेक बेस्ड कंपनीज में जहाँ पर डर होता है कि कैपिटल मिस एलोकेशन ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल वे में प्रॉब्लम समझाता हूँ। जब कोई कंपनी असेट लाइट बिजनेस मॉडल पर एग्जिस्ट करती है एंड उनका एक अच्छा फंक्शनिंग बिजनेस मॉडल है जो प्रॉफिट्स देता है, कंपनी को कैश फ्लोज देता है, तो ऐसे कंपनी को दिक्कत ये आती है कि इन कैश फ्लोज का करे क्या कंपनी, बिकॉज ऑलरेडी बिजनेस प्रॉफिटेबल है। जनरली अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिसके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छे खासे हैं, तो वो एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकती है। वहाँ पर जो पैसे कमाए हैं कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से, वो पैसा वहाँ लगा सकती है। लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं इंडिया मार्ट जैसे बिजनेस में, क्योंकि टेक बेस्ड बिजनेस है और क्या कैपिटलाइजेशन कर सकती है कंपनी। तो ऐसे में कैपिटल एलोकेशन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है ऐसी कंपनीज में। तो अगर हम देखें कि पिछले 10 साल में कंपनी को कहाँ से पैसे आए हैं और कंपनी ने वो पैसे कहाँ लगाए हैं, इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के 10 सालों में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। 2500 करोड़ कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कमाए, अपने बिजनेस से इतने पैसे उन्होंने पिछले 10 साल में कमाए हैं। एक और कंपनी ने QIP कर लिया। ये किया था कंपनी ने फरवरी 2021 में। यहाँ पर कंपनी ने 1000 करोड़ रेस कर लिए, राइट। अब ऑलरेडी कंपनी के पास एक अच्छा कैश फ्लो वाला बिजनेस था, लेकिन फिर भी कंपनी ने QIP कर लिया। तब उन्होंने रीजंस ये दिए थे कि वो एक्विजिशंस करना चाहेंगे और भी जो एक प्रेफर्ड रूट होता है, क्योंकि अगर आपका एसेट लाइट मॉडल है तो आप पैसे कहाँ लगाओगे, आपको आइदर एक्विजिशन करना पड़ेगा या फिर कंपनी को डिविडेंड ही देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी ने एक्विजिशन करने हैं ये कहकर कंपनी ने कुछ QIP प्रोसीड्स भी जमा कर लिए। अब वो ये सारा पैसा, ये लगभग 3500 करोड़ का पैसा है जो कंपनी ने ओवर द लास्ट 10 ईयर्स जमा किया। अब वो पैसा कंपनी ने लगाया कहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट इन MFs एंड शेयर, इस पर हम बाद में आते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, तो ये 1200 करोड़ के जो पैसे हैं वो कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किए, यहाँ पर कुछ सब्सिडरीज उन्होंने खड़ी की। तो यहाँ पर बिजी इन्फोटेक जैसी एक कंपनी है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसमें एक्विजिशन किया कंपनी ने। एक रिसेंटली इन्होंने बायबैक भी कर लिया अराउंड 740 करोड़ का। ये कुछ बॉल पार्क फिगर्स है, दे आर नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, पर अराउंड 740 करोड़ का उन्होंने बायबैक भी कर लिया। अब जो बचा पैसा, लगभग 1500 करोड़ का पैसा जो बचा, उसका कंपनी ने करंटली इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं इन म्यूचुअल फंड्स एंड सम ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। तो अभी भी कंपनी का क्लैरिटी यहाँ पर करंटली पूरी नज़र नहीं आ रही कि कंपनी कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है। हो सकता है वो रुके हैं ऐसे कुछ एक्विजिशंस करने के लिए जो वो चाहते हैं कि बहुत ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही वो ऐसे स्टेक्स यहाँ पर ले सकें। एक कंपनी जिसकी हमें ऐसी चीज़ें देखकर कंपैरिजन करने में एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि याद आती है, वो है इन्फो एज। बिकॉज इन्फो एज ऐसे सिचुएशन में लगभग 10-15 साल पहले हुआ करती थी। उनका मेन जो बिजनेस था नौकरी का, वो काफ़ी अच्छे कैश फ्लोज कर रहा था, बट कंपनी ने अपना मोट कहाँ पर बनाया, कंपनी ने ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पर वो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करे एंड फिर वो आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनीज बने, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो एंड PB फिनटेक। तो करंटली कंपनी अगर इंडिया मार्ट की बात करें तो वो इस स्टेज पर बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर है। हमें इस वक्त इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता थ्रू अस कि वो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए काम करेंगे या नहीं। पर एक चीज़ जो है दैट डज नॉट लुक गुड फॉर एनी मैनेजमेंट, इसकी कंपनी ने QIP किया जहाँ पर कंपनी ने पैसे लिए मार्केट से और फिर बायबैक भी कर दिया विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो ये चीज़ें निगेट करती है आपके कैपिटल को। आपको अगर बायबैक ही करना था तो अपने पैसे उठाए क्यों मार्केट से, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया मार्ट इज़ न्यू इन दिस स्पेस जहाँ पर उनको अपने कैश फ्लोज का कुछ करना है। क्योंकि इससे पहले अगर हम प्री कोविड की बात करें तो कंपनी बहुत रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुई है। 2018-2019 के बाद ही कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आए हैं। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग यूसेज ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, राइट। अब वहीं हम दूसरे बिजनेस को एनालाइज करते हैं जो काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटर है कंपनी के लिए इन सम सेंस, एंड दैट इज जस्ट डायल। तो इन सम सेंस कॉम्पिटिटर क्यों है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जस्ट डायल का सिर्फ एक पोर्शन जो कंपनी के लिए 25% रेवेन्यू लाता है वो B2B मार्केट प्लेस का है। बाकी उनका B2C से लगभग 75% जो शेयर है वो रेवेन्यू का शेयर वो B2C सेगमेंट से ऑलरेडी आता है। तो प्राइमरीली कंपनी इज नोन फॉर इट्स B2C सेगमेंट। रिसेंटली उनका B2B JD मार्ट ये बिजनेस के थ्रू बढ़ने लगा है।
तो बिजनेसेस जिन्हें ऑफिस सप्लाईज चाहिए, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये सारी एक दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो जस्ट लाइक इंडिया मार्ट जैसे हमने जस्ट देखा, तो कस्टमर्स कहीं ना कहीं जस्ट डायल के लिए सेम है फॉर B2B एंड B2C, राइट। लेकिन द यूजर्स जो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद दीज बिजनेसेस वो अलग होंगे फॉर बोथ द बिजनेसेस, राइट। तो अनदर डिफरेंशिएशन ये भी है कि सर्च इंटेंट क्या होता है। अगर B2B रिलेटेड सर्च है तो वो मेनली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा, राइट। जबकि अगर कोई B2C सर्च कर रहा है कोई, तो वो कैटेगरी रिलेटेड सर्च होगा या फिर पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड सर्च होगा। तो इन हिसाब से कंपनी का UI या फिर जो यूज़र इंटरफेस है वो चेंज होना चाहिए, ताकि हर कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीड्स जो है अपने स्क्रीन पर दिख सके। तो अगर हम JD Mart देखें, ये JD Mart के ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मैंने उनकी ऐप डाउनलोड करके लिए है, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके के बिजनेसेस लिस्ट होते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक इंडिया मार्ट। अगर मैं टायर सर्च करूं तो मुझे यहाँ पर सारे टायर के बिजनेसेस दिखते हैं। अब जो बिजनेसेस सामने प्रायोरिटी सर्च पे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली इन्होंने ज़्यादा पेमेंट दिया होगा फॉर टू जस्ट डायल, सो दैट दे कैन गेट अ प्रायोरिटी लिस्टिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से इनका UI है फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर मोबाइल ऐप। अगर हम JD Mart की बात करें तो इससे पहले जस्ट डायल B2B बिजनेस में था, लेकिन JD Mart उनका नया प्रोडक्ट है, रिलेटिवली नया प्रोडक्ट है। तो ये एक B2B प्लेटफॉर्म है जिससे मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं। SMEs भी अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल कैटलॉग, एंड बायर्स भी काफ़ी क्वालिटी वेंडर्स यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं। तो कैटेगरीज चाहे सेम रहे बिटवीन B2B एंड B2C, बट स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर रेसिडेंशियल पेस्ट कंट्रोल फॉर हाउस वर्सेस अ कमर्शियल पेस्ट कंट्रोल फॉर ऑफिस, तो ये प्रोडक्ट पेस्ट कंट्रोल ही है, बट एक B2C है, एक B2B है। तो कैटेगरीज चाहे सेम रहे, बट जो यूजर्स है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस है, वो भी काफ़ी अलग होता है ऑन जस्ट डायल। तो करंटली B2B सेगमेंट रफली 25% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की टॉप लाइन को। JD Mart लॉन्च होने से पहले ये 18% था, तो यहाँ पर ग्रोथ ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई है। तो अब प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है जस्ट डायल के लिए वो किस तरह से फंक्शन करता है। हमने प्राइसिंग मैकेनिज्म इंडिया मार्ट के लिए देखा था, कैसे था वहाँ पर कि वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स थे कंपनी के, कि अगर आपको बेसिक प्रोडक्ट चाहिए तो 25,000 पर ईयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जस्ट डायल के लिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जब कस्टमर ऑन बोर्ड होता है ऑन अ प्लेटफॉर्म, उन्हें पूछा जाता है कि क्या कीवर्ड्स और किस रीजन में उनकी लिस्टिंग्स अपीयर होनी चाहिए। तो क्या कीवर्ड सर्च होने के बाद आपका बिजनेस दिखना चाहिए एंड किस रीजन में आपका बिजनेस दिखना चाहिए, इस पर उनको इंफॉर्मेशन देने को कहा जाता है। बेस्ड ऑन ईच कीवर्ड एंड पिन कोड कॉम्बिनेशन, उनके रोबस्ट एल्गोरिदम के हिसाब से एक आइडियल सब्सक्रिप्शन फी बताई जाती है। कंपनी के पास अराउंड 40 मिलियन कीवर्ड्स है एंड 12,000 पिन कोड्स है उनके डेटाबेस में। तो कैटेगरी स्पेसिफिक प्राइसिंग भी होती है, तो किस कैटेगरी में आप अपनी लिस्टिंग लाना चाहते हो उस हिसाब से भी आपका जो प्राइसिंग है वो डिफर कर सकता है। तो अक्रॉस 3.3 करोड़ प्लस कैटेगरीज जो कंपनी के पास है, एक भी कैटेगरी मोर देन 3 to 4% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करती है फॉर जस्ट डायल। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि कंपनी का डिपेंडेंस नहीं है किसी एक इंडस्ट्री पर, किसी एक सेगमेंट पर। हालांकि ये चीज़ ऐसी है जो कॉमन है विद इंडिया मार्ट, सिमिलर केस इंडिया मार्ट की भी है, उनके पास भी किसी भी एक सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। जो टॉप 1000 कैटेगरीज है, ये रफली 65 to 70% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है जस्ट डायल के लिए। तो एक किसी सिंगल कैटेगरी पर उनका डिपेंडेंस नहीं है। अब जस्ट डायल के केस में अलग चीज़ ये हुई कि अराउंड 2020-21 में रिलायंस ने जस्ट डायल को अक्वायर कर लिया। तो तब से बातें की जा रही है कि रिलायंस के साथ सिनर्जी के कोई अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। जस्ट डायल, अगर रिलायंस चाहती है कि जस्ट डायल इनकॉर्पोरेट हो जाए उनके किसी बिजनेस के साथ, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जब से एक्विजिशन हुआ इन 2021, बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि रिलायंस के पास ऑलरेडी कितने सारे ऐप्स हैं, लाइक जियो सिनेमास, जियो टीवी, जियो मार्ट। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं जस्ट डायल कैन मेक यूज ऑफ द डेटा दैट दीज ऐप्स हैव प्रोवाइडेड। लेकिन बहुत सारे सर्विसेज उनके प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी है जो ग्रेट वैल्यू हो सकते हैं। रिलायंस एक सुपर ऐप भी बिल्ड कर रहा है अभी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट अब तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है रिगार्डिंग एनी सिनर्जी। बट अपॉर्चुनिटीज़ है, इन थियोरी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली है। तो यूजर्स कैन परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ ऑन अ सिंगल ऐप, अगर इंटीग्रेशन आगे करना चाहा रिलायंस ने,
तो ऑब्वियसली रिलायंस को भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ जस्ट डायल को बेनिफिट होगा, रिलायंस के पास कितना बड़ा डेटाबेस है ऑफ बिजनेसेस, 43 मिलियन बिजनेसेस इनके डेटाबेस में है, ओवर 150 मिलियन यूजर्स है अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत बड़ा डेटाबेस जस्ट डायल के पास भी है। तो रिलायंस कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अब तक कोई बात इस पर की नहीं जा रही। अब आगे हम नंबर्स देखते हैं जस्ट डायल के बिजनेस के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज अ स्नैपशॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑफ जस्ट डायल, जहाँ पर कंपनी ये बता रही है कि उनके एबिटा मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं टिल Q1 ऑफ FY25, जो लेटेस्ट रिजल्ट्स थे उसके हिसाब से। सो कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग एबिटा मार्जिन्स हम देख सकते हैं, पर हमें एज इन्वेस्टर्स और एज एनालिस्ट्स हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी यहाँ पर करना चाहिए। जहाँ से कंपनी ने चूज किया है टू डिस्क्लोज दिस डेटा, दैट वाज अ वेरी पुअर बेस क्वार्टर फॉर द कंपनी। मतलब वहाँ पर कंपनी का बिजनेस एक बॉटम पर था इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन्स। अगर हम लॉन्गर टर्म मार्जिन्स देखें, जो हमने यहाँ पर उनके जो नंबर्स हैं वहाँ से डिराइव किया है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोविड से पहले या फिर समवेयर अराउंड मार्च 21, इससे पहले इनका बिजनेस हैड क्वाइट गुड मार्जिन्स। इस दौरान कंपनी वॉज मेकिंग अराउंड 20 to 25% मार्जिन्स। यहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी बेटर थे। कंपनी के लिए कोविड टाइम्स वर नॉट गुड, कंपनी उतना अडॉप्ट नहीं कर सकी जितना इंडिया मार्ट ने इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किया। सो क्लियरली यहाँ पर मार्जिन इरोजन जो है वो बहुत हुआ है, एंड नाउ कंपनी एक रिकवरी पाथ पर है। तो चाहे मार्जिन्स इंप्रूव होते हो, अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो आपको लगेगा कि मार्जिन्स बहुत अच्छे, पर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक बिगर पिक्चर देखो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज फंडामेंटल्स। अब जैसे इंडिया मार्ट के केस में मैंने कैश एलोकेशन या फिर कैपिटल एलोकेशन की बात की थी कि असेट लाइट बिजनेसेस में ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है कि कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है, इस पर क्लैरिटी नहीं होती। तो इसी के रिगार्डिंग जस्ट डायल को क्वेश्चन पूछा गया इन देयर लेटेस्ट कॉन कॉल, जो Q1 FY25 में हुआ था। जो जिस एनालिस्ट ने पूछा, ही वाज क्वाइट क्लियर इन कम्युनिकेटिंग कि प्रॉब्लम कैपिटल एलोकेशन का किस तरह से हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कैश जो है बैलेंस शीट पर, इंडिया मार्ट के केस में हमने देखा कि लगभग 1200 से 1500 करोड़ का कैश उनके पास अनयूटिलाइज था। जस्ट डायल के केस में दिस इज ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ का कैश या फिर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स उनके बैलेंस शीट पर है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ है। कंपनी यूटिलाइजेशन कैसे करने वाली है इस कैश का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड इसी पर उनको काफ़ी डिटेल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब रिलायंस ने एक्विजिशन किया तभी भी 2,000 करोड़ इन्फ्यूज़ किए गए 2021 में, तो वो भी अब तक अनयूटिलाइज्ड है। तो क्या क्या प्लान्स है? एक तो एक एन्यूटी टाइप का बिजनेस मॉडल होता है यहाँ पर, तो आपको हर क्वार्टर में, हर साल में एक फिक्स्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से मिलते ही रहने वाला है। तो उस कैश का भी कंपनी क्या करने वाली है, राइट? तो इस पर क्वेश्चन उनको पूछा गया, जहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने पहली बार ये एक आइडिया बताई यहाँ पर कि वो सोच रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू कम अप विद अ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जिसे हम डिविडेंड भी कहते हैं। सो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वो लाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर एटलीस्ट 100% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स जो है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो एक क्लियर है कि कंपनी के पास करंटली कोई एवेन्यू उन्हें नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर वो पैसे इन्वेस्ट कर सके। तो ऐसे में बेटर, ऑब्वियसली कैपिटल मिस एलोकेशन से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बेटर रहता है। बट यहाँ पर पहली बार कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि दे आर थिंकिंग ऑफ अ वे जहाँ से वो ये पैसे जो है वो दे कैन गिव बैक टू देयर इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब एक क्विक कंपैरिजन जहाँ पर हम चीज़ें जो है दोनों बिजनेसेस की, इंडिया मार्ट की और जस्ट डायल की, जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। दिस इज कंपैरिजन फ्रॉम FY19 टू FY24। लिस्टिंग डेटाबेस जस्ट डायल का बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप B2C सेगमेंट सर्व कर रहे हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिस्टिंग जो आप कर सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्लियरली लिस्टिंग में बहुत बड़ा डेटाबेस जस्ट डायल के पास है, मेनली बिकॉज ऑफ हैविंग अ बिगर एरिया ऑफ द बिजनेस मॉडल। वो B2C में भी ऑपरेट करते हैं एंड इंडिया मार्ट डज नॉट ऑपरेट इन B2C, राइट? अब अगर हम पेइंग सब्सक्राइबर्स देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट डायल के पास करेंटली 5.84 लाख पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंडिया मार्ट के पास 2.14 है। तो जस्ट डायल जो है दे एक्चुअली स्ट्रगल्ड इन द कोविड पीरियड, जबकि इंडिया मार्ट ने इसी पीरियड में एक्चुअली काफ़ी थ्राइव किया है। इस पीरियड में दे डिड रियली वेल, जबकि जस्ट डायल का
सब्सक्राइबर बेस यहाँ पर कम हुआ था। तो प्योर B2B नेचर जो है इंडिया मार्ट का, उसने भी इंडिया मार्ट के बिजनेस मॉडल को कोविड के टाइम्स में काफ़ी हेल्प किया। सो दैट ऑल्सो वॉज अ बिग एडवांटेज देयर। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर हम देखें कि एक पेइंग सब्सक्राइबर, एक पेइंग सप्लायर ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू देता है इंडिया मार्ट को और जस्ट डायल को, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा वेरिएशन है। अगेन यहाँ पर इंडिया मार्ट हैज़ अ मच हायर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, लगभग 56,000 रुपीज़ पर एनम एक पेइंग सप्लायर इंडिया मार्ट को देता है, जबकि द सेम फिगर फॉर जस्ट डायल इज़ अराउंड 18,000। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे, इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व, पेइंग सब्सक्राइबर्स जस्ट डायल के केस में 3 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, जबकि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ऑलमोस्ट 1/3 है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दोनों कंपनीज के रेवेन्यूज कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर है करंटली। दिस इज़ द रीज़न फॉर इट, राइट। वहीं हमने एक एनालिसिस तो हमने देखा था इंडिया मार्ट के केस में कि कैसे जस्ट 2.7% ऑफ देयर सप्लायर्स, जो लिस्टेड सप्लायर्स है, वो पेइंग सप्लायर्स है। अब जस्ट डायल के केस में ये रेशियो और भी कम है, दिस इज जस्ट 1.3%। एक तो नंबर ऑफ सप्लायर्स भी इनके पास ज़्यादा है, B2C नेचर है, तो बहुत सारे सिर्फ लिस्ट हो जाते होंगे, एंड उनको पुश करना टू बिकम अ पेड सप्लायर, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी, इज़ वॉट आई बिलीव। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इस बिजनेस में क्लियरली दिख रहा है। बट इंडिया मार्ट इज़ अ बिट बेटर, मे बी बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, B2B होने की वजह से उनके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप ऑफ सप्लायर्स है एंड उनको वो पुश करते हैं टू गो फॉर देयर पेड सर्विसेज। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर हमारा जो कैश एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन वाला एस्पेक्ट आता है, तो वो यहाँ पर बहुत काम आता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी है जो इंटरनली जनरेटेड कैश फ्लोज को अच्छे से एम्प्लॉय कर सकती है इनटू समथिंग, तो उनके ROCs बहुत ही बेहतर होते हैं। अब असेट लाइट कंपनीज के ROCs नॉर्मली तो अच्छे होते ही हैं, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से इनका ट्रेंड है। जस्ट डायल के केस में दिस वेंट डाउन टू जस्ट 3.8%, वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी होने लगी है। मार्च 20 इंडिया मार्ट के लिए एक एनोमली था, बिकॉज इससे पहले इंडिया मार्ट का नेटवर्क नेगेटिव होता था, तो सडनली पॉजिटिव होने की वजह से ROCs बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। बट आप देख सकते हो कि समवेयर अराउंड 20-30% के बीच में इस सस्टेनेबल ROCs फॉर द कंपनी। बट अगर कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो जाता है, तो ये ROCs और भी बेटर हो सकते हैं। यहाँ पर स्कोप बेटर है बिकॉज बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, तो एक 15-20% का ROC जनरली एक्सपेक्ट करना कोई गलत नहीं है। बट अगर आप कैपिटल एलोकेशन भी उसके साथ साथ अच्छा कर लेते हो, तो वो सोने पे सुहागा जैसी चीज़ हो जाती है कंपनी के लिए। सो यहाँ पर स्कोप है, अगर कैपिटल एलोकेशन वर्क करता है कंपनी का, तो यहाँ पर स्कोप है ऑफ बेटर ROCs एज वेल। जस्ट डायल के केस में एक और चीज़ है कि रिसेंटली ही इन्होंने ऐड रेवेन्यू से भी पैसे कमाना शुरू कर दिया है। इस तरह से इनके ऐड रेवेन्यूज आते हैं जब आप जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पर जाते हो, तो सो इससे कंपनी को लगभग 40-50 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली अपने बॉटम लाइन पर ऐड हो सकता है। ये एक स्कोप है कंपनी के लिए। इंडिया मार्ट ने हमेशा इससे दूरी बनाए रखी है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बुरा हो जाता है। सो वो एक रीज़न है जिस वजह से उन्होंने कभी भी ऐड रेवेन्यू की तरफ देखा नहीं है। उनका यही आइडियोलॉजी है कि सप्लायर्स से हम पेमेंट लेंगे एंड उनको प्रायोरिटी लिस्टिंग देंगे। अब ये सारी बातें तो हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स की, कि किस तरीके से दोनों कंपनीज के रेशियोज़ है, ये सारी पास्ट की बातें हो गई बेसिकली। अब ये भी बात करना ज़रूरी है कि दोनों कंपनीज के जो कोर बिजनेसेस हैं, उसमें कंपनी फ्यूचर आउटलुक कैसे दिखती है। तो इसके लिए हमने एक समराइजेशन किया है कि कंपनी जो रिसेंट कॉन कॉल्स है उसमें कंपनी ने क्या क्या बताया है, ओवरऑल सेंटिमेंट कैसी है। तो पहले इंडिया मार्ट की बात करते। तो इंडिया मार्ट ने ये बताया कि चर्न जो है कस्टमर बेस में वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स जा रहे हैं, दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर अ रिन्यूअल ऑफ द सर्विस, और बहुत सारे कस्टमर्स आ भी रहे हैं। तो ये जो चर्न रेट है बहुत ज़्यादा है, रिन्यूअल जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है कंपनी के बिजनेस के लिए। तो न्यू एडिशन ऑफ पेइंग सप्लायर्स जो है दैट इज ग्रोइंग स्लोली, ऐसा इंडिया मार्ट ने कहा है। इबिडा मार्जिन कंपनी का पिछले क्वार्टर में 37% था, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये टेपर डाउन हो सकता है टू 34% इन द नियर फ्यूचर। कंपनी ने ये भी कहा कि जो कस्टमर चर्न है बहुत बढ़ रहा है, नए सप्लायर के एडिशंस का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा कंपनी के लिए। तो इसके लिए मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो समझ रहे हैं कि इसमें चैलेंज ये है
कि बहुत सारे बायर्स जो है वो उनके एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो रहे हैं करेंटली, तो वो अपने डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिदम्स को बेटर इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि लोअर पेइंग सप्लायर्स भी जो है वो उनके प्रोडक्ट के साथ खुश हो सके। करेंटली प्रॉब्लम यही नज़र आ रहा है कि जो हायर पेइंग सप्लायर्स है उनमें चर्न काफ़ी कम है, लेकिन मिड सेगमेंट के जो चर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो रिन्यूअल रेट्स वहाँ पर काफ़ी कम दिख रहे हैं। एक और अपडेट यह है कि कंपनी ने रिसेंटली 10% स्टेक ली है इन अ कंपनी कॉल्ड बैल्डोर टेक्नोलॉजीज, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। एंड ओवरऑल सेंटिमेंट मैनेजमेंट की थोड़ी सी वीक नज़र आई जब Q1 के कॉन कॉल्स को सुना तब, जहाँ पर उन्होंने मोर और लेस फ्लेवर यही बताया कि वो कुछ तरीके लाने की कोशिश कर रही है ताकि जो ये मिड सेगमेंट के कस्टमर्स है वो रिटेन हो सके एंड वहाँ पर चर्न कम रहे। वेरएस जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, इनकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी अच्छे बूस्ट हो रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। रिटेंशन रेट जस्ट डायल के करंटली अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, अराउंड 60% कस्टमर्स जो है वो रिन्यूअल कर रहे हैं करंटली फॉर द कंपनी। कंपनी मिड टीन्स टॉप लाइन ग्रोथ यानी अराउंड 14-15% की टॉप लाइन ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं। 25+ EBITDA मार्जिन कंपनी का टारगेट है। लेटेस्ट जो क्वार्टर था उसमें 28.8% के मार्जिन थे एज पर दी EBITDA डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी। कंपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है जिससे यूज़र बेस बेटर हो सके एंड सेल्स टीम को भी असिस्ट कर रही है ताकि मोनेटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ सके। मेन फोकस इनका पूरा कोर बिजनेस पर ही है टू इम्प्रूव बोथ द बॉटम लाइन एंड द टॉप लाइन। ओवरऑल सेंटीमेंट जस्ट डायल के केस में मैनेजमेंट की काफ़ी क्लियर दिखी, उनको बहुत क्लैरिटी है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है एंड नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो ऐसे में एक बेटर सेंटीमेंट दिखना एक काफ़ी नेचुरल सी बात है। अब एक क्विक कंपैरिजन, मोस्ट ऑफ द चीज़ों की बात हमने कर ली है, ये एक टेबल फॉर्म में कंपैरिजन देख के आपको थोड़ा बेटर आइडिया लग सकता है ऑफ द मेट्रिक्स ऑफ इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल। बिजनेस मॉडल के टर्म्स में इंडिया मार्ट इज B2B, वेरस जस्ट डायल का B2B सेगमेंट जो है वो 25% है एंड बचा हुआ जो है वो B2C है। पेइंग सब्सक्राइबर्स 2.16 लाख है, जबकि जस्ट डायल के केस में दिस इज 5,91,000। आरपू की बात हमने की थी कि किस तरह से 1/3 आरपू पर जस्ट डायल है, वेरस पेइंग सब्सक्राइबर्स जो है वो 3 टाइम्स है उनके। कन्वर्जन रेट की बात हमने की थी जब हमने दोनों को कंपेयर किया था। फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो 3 ईयर ग्रोथ रेट्स देखें तो सेल्स ग्रोथ इंडिया मार्ट की 21% है, जस्ट डायल की 16% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ दोनों की ओवर अ 3 ईयर पीरियड पुअर ही है, 6% फॉर इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल के लिए ये 1% है। 5 ईयर ग्रोथ रेट्स अगर हम सेल्स के देखें तो इंडिया मार्ट का दिस इज 19%, जस्ट डायल के केस में दिस इज 3%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 76% फॉर इंडिया मार्ट। ये एक तो मेन रीज़न इसका यही है कि 5 साल पहले कंपनी का बेस बहुत ही पुअर था, तब कंपनी वॉज जस्ट प्रॉफिटेबल, तो ऑब्वियसली कम बेस पर आपको जो रेट्स है वो और बेटर दिखते हैं। वेरस जस्ट डायल के केस में 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज -8%, तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी डिसेंट था बिफोर कोविड, वो बहुत बुरा हो गया एंड देन नाउ इट इज़ ऑन अ रिकवरी पाथ। EBITDA margins 28% रहे for FY24 for India Mart, whereas it was 18% for the whole year in the case of Just Dial. ROCs India Mart के थोड़े से बेटर है, ROEs भी बेटर है। लिक्विड या फिर कैश असेट्स ऑन द बैलेंस शीट, दीज आर वेरी हाई फॉर जस्ट डायल, दिस इज 95% ऑफ देयर बैलेंस शीट साइज, तो बैलेंस शीट का लगभग पूरा ही पोर्शन कंपनी के पास करंटली लिक्विड असेट्स या फिर कैश में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रोमोटर्स इंडिया मार्ट के केस में इट इज दिनेश अग्रवाल एंड हिज फैमिली, वेरस जस्ट डायल के केस में इट इज रिलायंस रिटेल एंड VS मनी जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी 1996। प्रोमोटर होल्डिंग इंडिया मार्ट की 49% है, जस्ट डायल के केस में रिलायंस रिटेल इज होल्डिंग 64%, सो मोर देन मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उनके पास है। VS मनी फैमिली के पास अभी सिर्फ 10% की स्टेक ही बची है। FII होल्डिंग्स 23% की है इन इंडिया मार्ट, वहीं DII होल्डिंग्स 12% की है। जस्ट डायल के केस में दिस इज इन सिंगल डिजिट्स। मार्केट कैप इंडिया मार्ट का अराउंड 18,300 करोड़ का है, जबकि जस्ट डायल के केस में दिस इज 10,900 करोड़। पी रेशियो इंडिया मार्ट का अभी 50 का है, मीडियम पी के आसपास ही है, मीडियम पी 53-55 के है फॉर 3 years एंड 5 years। प्राइस टू सेल्स रेशियो अराउंड 15 का है, तो मोर और लेस मीडियम पीस पर ही करंटली वैल्यूड है इंडिया मार्ट की कंपनी, जबकि जस्ट डायल के केस में करंट पी रेशियो 30 का है, इट इज ट्रेडिंग एट 30 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स। 3 year मीडियन पी वॉज 50, तो उसके कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, लेकिन 5 year मीडियन पी इज 23, तो उसके कंपैरिजन में ये वैल्यूएशन थोड़े से प्रीमियम लेवल्स पर है। प्राइस टू सेल्स ऑफ 10.5 है जस्ट डायल के केस में। अब एक फाइनल समरी की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर
जो देखकर आपको थोड़ा सा कंक्लूजन बेटर होने लगेगा कि इंडिया मार्ट सीम्स लाइक अ बेटर कंपनी और जस्ट डायल। तो इंडिया मार्ट के केस में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? तो पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली इनके पास बहुत अच्छा मार्केट शेयर है इन द B2B मार्केट प्लेस सेगमेंट, एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है यहाँ पर कंपनी का। आरपू ग्रोथ, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लो चर्न है इन द प्रीमियम प्लान्स। प्रॉब्लम मिड सेगमेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हाई पेइंग कस्टमर्स काफ़ी खुश है उनकी सर्विस के साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ, बट कंपनी को मिड पेइंग सेगमेंट में काम करने की ज़रूरत है। कैपिटल एलोकेशन जो है एंसिलरी बिजनेस में, यानी बाकी अकाउंटिंग बिजनेसेस या फिर बाकी जो भी अलाइड बिजनेसेस है, जैसे आइडेंटिफिकेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसको उन्होंने अक्वायर किया, 10% स्टेक ली वहाँ पर। तो ये एंसिलरी बिजनेसेस जो है ये आइदर कुड बी अ ह्यूज सक्सेस और कुड बी अ ह्यूज फेलियर एज वेल। तो ये यहाँ पर दिखना होगा कि कैसे ये एक्विजिशंस वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सोच के कंपनी ने इन सारे कंपनीज में स्टेक लिया है, ये सिर्फ वक्त बताएगा। टाइम विल टेल वेदर सम ऑफ दीज कंपनीज कैन बिकम रियली बिग। नेगेटिव्स में अगर हम देखें तो हाई चर्न ये एक मेजर इशू है जिसकी कंपनी की मैनेजमेंट खुद बात कर रही है। कंपनी का काफ़ी एम्बिशियस प्लान था पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, कि वो चाहते थे कि हर क्वार्टर में वो 8,000 पेइंग सप्लायर्स जो है वो ऐड करें ऑन अ नेट बेसिस, पर करंटली दिस फिगर इज अराउंड 1500। तो कंपनी का जो इनिशियल टारगेट था उसके मुकाबले एडिशंस करंटली काफ़ी कम है। कंपनी अभी भी थोड़ी सी अनक्लियर दिख रही है रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ कैश। पहले QIP किया, फिर बायबैक किया, ये दोनों चीज़ें विद इन 2 years कर ली। डज नॉट इज अ साइन कि कंपनी इज नॉट वेरी क्लियर ऑन द कैपिटल एलोकेशन एस्पेक्ट। जस्ट डायल के केस में भी फाइनल समरी एक कर लेते हैं। पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैकिंग होना ये एक मेजर पॉजिटिव है, क्योंकि एटलीस्ट इन थियरी यहाँ पर ह्यूज सिनर्जी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर रिलायंस चाहे तो इस बिजनेस के साथ बहुत कुछ कर सकती है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे कि उनकी ऐसी चाहत है या नहीं है। और एक 10,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी को अक्वायर करने के पीछे रिलायंस का क्या विजन हो सकता है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। मैनेजमेंट फोकस लग रही है ऑन द कोर बिजनेस, एंड काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है इन द रिसेंट क्वार्टर्स। 100% डिविडेंड पे आउट की बात पहली बार मैनेजमेंट ने की। अगर ये होता है तो कैपिटल मिस एलोकेशन से बेटर है कि डिविडेंड देना। ऑल्दो आइडियल बिजनेस वो होता है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो जनरेट करे उसको और भी बेटर एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर पाए, पर हर बिजनेस ये नहीं कर पाता। एंड कैपिटल मिस एलोकेशन या फिर कंपनी के बैलेंस शीट पर कैश पड़े रहने से तो बेटर है कि कंपनी वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एंड जो भी इन्वेस्टर्स है वो उस कैश को कहीं और डिप्लॉय कर सके। दैट इज़ अ बेटर वे टू अप्रोच इट। नेगेटिव्स अगर है जस्ट डायल के बिजनेस में तो ये है कि बिजनेस हिस्टोरिकली बहुत वोलेटाइल रहा है। हमने जस्ट देखा कि कोविड से पहले बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा था, कोविड में बहुत सफ़र कर गया, एंड नाउ इट इज़ स्लोली ऑन द वर्ज ऑफ रिकवरी। तो मैनेजमेंट की हिस्ट्री है कि दे हैव नॉट रियली बीन वेरी प्रोएक्टिव, यानी विथ द टाइम्स उन्होंने ज़्यादा चेंजेस करने में वो थोड़े से लेट रहे हैं हिस्टोरिकली, एंड डेडिकेशन टू वन स्ट्रैटेजी इन द पास्ट देखी नहीं गई है इन द केस ऑफ जस्ट डायल। एक और चीज़ ये है कि रिलायंस के पास अच्छी हिस्ट्री नहीं है ऑफ मेकिंग एक्विजिशंस वर्क। तो अगर कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, डेन नेटवर्क्स, हैथवे केबल्स, नेटमेड्स, सावन, डंजो, ये सारे एक्विजिशंस पास्ट में रिलायंस ने किए हैं, बट नन ऑफ दीज एक्विजिशंस हैव रियली बिकम बिगर कंपनीज देन व्हाट दे वर जब रिलायंस ने उन्हें अक्वायर किया था। तो रिलायंस एज अ बिजनेस हाउस डज नॉट हैव अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ मेकिंग एक्विजिशंस वर्क, मेकिंग द एक्वायर्ड कंपनीज वर्क वेरी वेल। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ये डिटेल्ड एनालिसिस हमने करना चाहा बिटवीन इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट का जो प्रोडक्ट है एंड उनकी जो मैनेजमेंट है, दे आर क्वाइट मच बेटर फोकस्ड, एंड हिस्टोरिकली दे हैव डिलीवर्ड। उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि करंटली उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स है। ये एक्नॉलेज करना भी काफ़ी बड़ी बात होती है फ्रॉम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी मैनेजमेंट। हालांकि ऐसे टाइम्स पर जनरली एक मार्केट बुल रन नहीं होता, तो ऐसे बिजनेसेस आई थिंक कुड हैव बीन अवेलेबल एट अ PE ऑफ 30-35, बट मार्केट लिक्विडिटी इतनी है कि ऐसे बिजनेसेस आर स्टिल वैल्यूड एट वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 50, जो इंडिया मार्ट के केस में है। सो आई पर्सनली फील कि बिजनेस इज डिसेंट, इट्स नॉट अ वेरी गुड बिजनेस, बट बिजनेस इज डिसेंट, बट इट शुड बी अवेलेबल एट अ मोर चीपर वैल्यूएशन, ऐसा मेरा यहाँ पर ओपिनियन है। अल्दो नन ऑफ दिस इज इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। जस्ट डायल के केस में आई थिंक कि बिजनेस थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, बट पास्ट में जो प्रॉब्लम्स दिखी गई है जस्ट डायल के केस में, जो वोलेटाइल नेचर है, वो एक थोड़ा सा मेजर रोड ब्लॉक हो सकता है अभी भी। कंपनी के वैल्यूएशंस ऑल्दो 30 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स है, बट हमने देखे हैं कि
बाकी जो नेगेटिव्स है उनके जजदार के केस में, वो भी काफ़ी मेजर चीज़ें हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर कंक्लूड होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिएगा विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।